नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न काल खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ चुके हैं और हम अभी आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिए गए कुछ पदों को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कामायनी किस तरीके से लिखी गई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इसकी व्याख्या मैं आपको बता देती हूँ। एक दिन जब मनु विभिन्न विचारों में लीन थे, तब अचानक उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि उनसे कोई कह रहा है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में भीषण उथल पथल मचाकर सतह से मणियों को निकालकर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र की लहरों अर्थात संसार के आघातों से ठुकराए हुए मणि के समान तुम कौन हो। साथ ही जिस प्रकार समुद्र तट पर पड़ी हुई वह मणि अपनी आभा से समीपवर्ती प्रदेश को पूर्णतः जगमगा देती है और उस शून्य स्थान में उसका प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार इस सागर के समीप चुपचाप बैठे अपने अपूर्व व्यक्तित्व की आभा प्रकट करने वाले तुम कौन हो। इसमें जो श्रद्धा थी वे मनु से ये सब चीज़ें पूछ रही थी, जो कि हम श्रद्धा सर्ग के उसमें जो मैंने आपको सारांश पढ़ाया था उसमें मैं इस चीज़ को आपको बता चुकी हूँ। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसमें आगे कवि कहते हैं कि उस आगंतुक ने मनु से पूछा कि तुम एक स्थान में क्यों थके हुए और आलस्य से भरे हुए बैठे हो। तुम्हारी शांतिपूर्ण मनोहर आकृति पर जो एक अपूर्व माधुर्य सा दिखाई पड़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम इस जगत का रहस्य भली भांति जानते हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। साथ ही तुम्हारी मौनता न केवल तुम्हारे बाह्य सौंदर्य का बोध कराती है, बल्कि उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा हृदय करुणाशील है, अर्थात कोमल भावनाओं से पूर्ण है, उसमें चंचलता का लेश मात्र भी नहीं है। वास्तव में इन पंक्तियों में जो कवि हैं वे कहने चाहते हैं कि मनु वहाँ एकाग्रचित होकर किसी बात का विचार कर रहे थे और उनकी मुख्य आकृति से व्यग्रता झलक उठती थी, तथा यह भी आभास होता था कि उनके अंतरम में कोई व्यथा छिपी हुई है। कवि आगे इसमें कहते हैं कि जब उस आगंतुक ने कमल के समान मुख को झुकाए हुए भ्रमरी की मधुर गुंजार की भांति वाणी में ये पंक्तियां मनु से कहीं, तब मनु का हृदय
स्वाभाविक ही आनंदित हो उठा। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। इसमें कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में आगंतुक ने अपना परिचय नहीं दिया था, परंतु यहाँ इन 10 पंक्तियों में परिचय ना देने पर 2 पंक्तियों से ये अनुभव हो जाता है कि वह कोई सुंदर, मृदुभाषिणी, लज्जाशील, करुणामयी नारी है, क्योंकि उसका मुख कमल के समान तथा वाणी भ्रमरों की गुंजार जैसी मधुर है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यह मनु ने मधुर गुंजान, सुना यह मनु ने मधुर गुंजान, मधुकरी का सा जब सानंद, यानी जिन पंक्तियों को सुनकर उसे आनंद का आभास हुआ, वह कोई नारी ही है। साथ ही कवि ये भी कहते हैं कि अपना सिर नीचे उन्होंने झुका लिया था। इन पंक्तियों में स्वाभाविकता भी है, क्योंकि जब आगंतुक के मुख को कमल के समान माना गया, तब उसकी वाणी को भ्रमरों की गूंज मानना युक्ति संगत ही है। कवि दोबारा कहते हैं कि आगंतुक की वाणी मनु को उसी प्रकार अनायास निकली हुई जान पड़ती है, जैसे कि कवि के मुख से अनायास ही मधुर छंद निकल जाता है। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। आगे इसको हम देख लेते हैं। एक छिटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह ना सका फिर मौन। इसमें कवि कहते हैं कि मनु को अपने सामने एक सुंदर नारी मूर्ति दिखाई दी, जो उनके नेत्रों पर मोहक जादू सा डाल रही थी। निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। और उन्हें जो सुंदर नारी जो दिखाई पड़ी, तो जब उसकी वाणी उन्होंने सुनी तो उनको ये जानने की उत्सुकता हुई कि ये कोमल कंठ से, यह वाणी जिसके कोमल कंठ से निकली है वह कौन है। मन की कौतूहल को अधिक देर तक वे दबाकर नहीं रह सके। कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। आगे कवि कहते हैं कि मनु को अपने सामने एक सुंदर नारी मूर्ति दिखाई दी और उनके नेत्रों पर मोहक जादू सा जो डाल रही थी, अर्थात उन्हें अत्यधिक आवश्यक प्रतीत हो रही थी। और यही कारण है कि उन्होंने उसे देखा, जैसे ही देखा वैसे ही उसकी ओर आकर्षित हो गए। कवि कहते हैं कि उस रमणी का शरीर ऐसा जान पड़ता था जैसे कि फूलों से कोई लता, पूर्ण लता हो, फिर काले काले बादलों से घिरी हुई श्वेत शुभ्र चांदनी हो। जहाँ यह स्मरणीय है कि कवि ने जो चंद्रिका से लिपटा घनश्याम कहा है, उसका अर्थ वह बाला श्याम वर्ण की थी यह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई श्याम बादल जो चांदनी से लिपटा हुआ हो, यानी वह बाला श्याम वर्ण की नहीं थी, बल्कि कोई बादल जो श्याम वर्ण का था वो चांदनी से लिपटा हुआ था। आगे इसको हम देख लेते हैं। हृदय की अनुकृति बहाए उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन, क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ
संयुक्त। कवि इसमें आगे कह रहे हैं कि रमणी का बाह्य तन उसके हृदय की ही अनुकृति था, अर्थात उसका शरीर बाहर से जितना मनोहर जान पड़ता था, उतना ही उसका हृदय भी उदारता से ओतप्रोत था। कवि कहते हैं कि यदि उस रमणी का शरीर लंबा एवं कोमल था तो हृदय भी विशाल और सुकुमार ही था, अर्थात उसका बाह्य तन और अंतर्मन दोनों ही सरल एवं संकीर्णता रहित थे। मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल, शिशोभित हो सौरभ संयुक्त। आगे इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कोई लघु शाल वृक्ष सुंदर सुरभि युक्त पवन के झोंकों से हिलोरे लेता है और हमेशा हमें प्रिय लगता है, उसी प्रकार उस बाला के शरीर से भी अत्यंत भीनी भीनी गंध आ रही थी। वह लावण्यता की प्रतिमा सहज ही प्रिय जान पड़ती थी। कवि ने इन पंक्तियों में उस जो सुंदरी थी उसे अत्यंत ही रूपवती माना है। आगे इसमें कवि आगे की पंक्तियां हम देख लेते हैं। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेघों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोम वर्म। आगे इसमें कवि कहते हैं कि उस नारी का कोमल सुंदर शरीर गांधार देश के चिकने नीले रोम वाले भेड़ों के चमड़े से आच्छादित था, अर्थात युवती ने जो वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए थे वह गांधार देश के नीले रोएं वाली भेड़ों के चिकने चमड़े से बने थे। इस प्रकार वह वस्त्र उसके सुंदर शरीर पर सुकोमल आवरण के समान थे। आगे इसमें कवि कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। कवि मनु से प्रश्न करने वाली श्रद्धा के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस रमणी के नीले वस्त्रों में से उसका सुकुमार एवं सुंदर शरीर कहीं खुला हुआ था, अर्थात परिधान युक्त स्थानों के अतिरिक्त उसके शरीर के कुछ अंग खुले हुए थे और वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो बादलों रूपी वन में गुलाबी रंग की बिजली के फूल खिले हों। इन पंक्तियों में कवि ने नीले परिधान के लिए बादलों और रमणी के अध खुले अंगों के लिए बिजली के फूल नामक उपमाओं का प्रयोग किया है और उसका शरीर अपूर्व सौंदर्यशाली और उसका वर्ण गुलाबी रंग का था। आगे देख लेते हैं। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आगे कवि उस बालक के मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका मुख इतना अधिक सुंदर था कि उसका वर्णन करना सहज नहीं है। इस प्रकार के कवि प्रारंभ में ही यह स्वीकार कर लेते हैं कि उस रमणी अर्थात श्रद्धा के मुख की तुलना किसी भी पदार्थ के साथ नहीं की जा सकती और उसकी सुंदरता अवर्णनीय है। कवि कहते हैं कि रमणी के मुख की शोभा वैसी ही थी जैसी संध्या के समय आकाश के पश्चिम में काले काले बादलों से घिरे हुए लाल सूर्यमंडल की रहती है। आगे इसको हम देख लेते हैं।
कवि श्रद्धा के मुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नवीन नीलम के छोटे पहाड़ की चोटी पर वसंत की रात में ज्वालामुखी की लपटें अंदर ही अंदर धधकती रहती हैं, उसी प्रकार उसका मुख बहुत ही शोभायमान है। चूँकि आगंतुक रमणी जो थी यानी श्रद्धा, वे नीला परिधान पहने हुए थी, अतः कवि ने यहाँ लघु आकार के नीलम की कल्पना उसके लिए की है। यह स्मरणीय है कि पुराने नीलम में धब्बे पड़ जाते हैं और वह आकर्षक नहीं लगता। कवि ने यहाँ नव इंद्रनील शब्द का प्रयोग किया है। साथ ही उस रमणी की जो अवस्था थी वह यौवन अवस्था थी, उसे वसंत की रात्रि में धधकता हुआ ज्वालामुखी कहा गया है और उसके मुख की कांति को ज्वालामुखी की लपटें माना गया है। आगे इसको हम देख लेते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने की विधु के पास। कवि उस युवती के मुखड़े के पर जो घुंघराले बाल थे उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस नव युवती के मुखड़े पर घुंघराले बाल इस प्रकार बिखरे हुए थे कि मानो काले बादलों के सुकुमार शिशु ही चंद्रमा के समीप पीयूष पान करने के लिए पहुंच गए हैं। पीयूष यानी अमृत। कवि यहाँ घुंघराले बालों की उपमा बादलों के छोटे छोटे सुकुमार बच्चों से दे रहे हैं तथा मुख को चंद्रमा मानते हैं। इस प्रकार उनकी दृष्टि में जिस तरह काले काले बादल चंद्रमा के समीप एकत्र हो जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे उसका सुधा रस पान करना चाहते हों। उसी प्रकार उस बाला के कंधे तक लटकते हुए घुंघराले केशों को देखकर ये आभास होता था कि मानो वे उसके चंद्रमा सदृश मुख का रसपान करने के लिए एकत्र हुए हों। आगे देख लेते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम। इसमें आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उस नवयौवना के मुख पर मंद मंद हंसी को देखकर ऐसा लगता था कि प्रभातकालीन बालारुण अर्थात बाल रवि की कोई आभायुक्त किरण किसी लाल कपोल पर विश्राम करती हुई वहीं टिक गई है। इस दशा में वह अत्यंत ही सुंदर जान पड़ती है। कवि इस आगंतुक रमणी के रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि की करुण भावना ने ही एकत्रित होकर अपना शरीर धारण कर लिया हो। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति। और इन पंक्तियों में कवि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वह बाला अनंत करुणामयी जान पड़ती थी, साथ ही उसका यौवन हमेशा बना रहने वाला था। देह घुति जिस तरह आज आभायुक्त है, उसी तरह हमेशा उसकी जो देह है वो ऐसी ही बनी रहेगी तथा उसके शरीर की शोभा कभी भी कम नहीं होगी। आगे कवि कहते हैं कि उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज,
भोर तारक घुती की गोद। कि जिस प्रकार प्रभातकालीन तारे की अपूर्व शोभायुक्त शैया से मधुरिमा में ओतप्रोत उल्लासपूर्ण अपूर्व मादकता भरी लज्जायुक्त उषा की पहली सुनहरी किरण उठती है, उसी प्रकार वह बाला के सुंदर मुख पर हल्की सी मुस्कान छा रही थी। कवि ने यहाँ प्रियतम की गोद में रात्रि भर सोने के पश्चात प्रभात काल में उठने वाली किसी नारी की कल्पना की है और उसका कहना है कि नारी के मुख पर जो हर्ष, मादकता और लज्जा दिख पड़ती है वह उस बाला के मुख पर दिखाई दे रही है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। इसमें कवि कहते हैं कि वह नारी इतनी सुंदर जान पड़ती थी कि मानो फूलों की वाटिका में मंद पवन के झकोरे से प्रेरित हो मकरंद का आधार लिए हुए फूलों के इस पराग के कणों का समूह ही साक्षात देह धारण कर शोभायमान प्रतीत हो रहा है और उन कणों पर मन को रुचिकर प्रतीत होने वाली सुंदर स्वच्छ नव वसंत की पूर्ण चांदनी रात का प्रकाश पड़ रहा हो। इतना ही नहीं, उस बाला के सुंदर मुखड़े पर रम्य क्रीड़ा युक्त अर्थात मधुरता से ओतप्रोत मंद मंद उठने वाली मुस्कुराहट की स्वाभाविकता झलकती हुई दिख पड़ती है। दोस्तों, यह जो पद थे ये मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई। थोड़ी सी लैंग्वेज कामायनी की टफ है, लेकिन व्याख्या करने के लिए नहीं आती है। केवल मैंने आपको थोड़ा सा बताने के लिए ये व्याख्या बताई है कि किस तरीके की भाषा में तथा किस तरीके से अलंकारों का प्रयोग करते हुए ये कामायनी लिखा गया है। तो आप इसको ज़रूर सुन लें और पढ़ लें, ये आपके आगे काम आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।